आज का टॉपिक है बच्चों हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, फिजन का मतलब होता है टूटना, फिस टू ब्रेक, और फ्यूज का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो मतलब ये हो गया वो दोनों एक दूसरे के उल्टा रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और एक हैवियर न्यूक्लियस बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ये बात समझ आ गई क्या कहा मैंने? न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और एक हैवियर न्यूक्लियस बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इसको हम कहते हैं। बच्चों आप लोगों ने आमतौर पर सुना होगा कि सन में और स्टार्स में जो है वो हीलियम गैस मौजूद है। सुना है आप लोगों ने? सन और स्टार में क्या मौजूद है? ये ऐसे बड़ा, सन एंड स्टार्स आर फुल ऑफ हीलियम गैसेस। वो हीलियम गैस कहां से आया? कंटिन्यूअसली जो है वो हाइड्रोजन न्यूक्लियस कंबाइन हो रहे हैं और हीलियम न्यूक्लियस क्या हो रहा है, बन रहा है। तो वो जो हीलियम गैस मौजूद है सन में और स्टार में, वो एक्चुअल में बाय प्रोडक्ट है किसका? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का। जो सन के अंदर, सन या स्टार्स में जो टेम्परेचर है वो कम है ज्यादा है, बताइए पहले? बहुत ज्यादा है, मिलियंस में है टेम्परेचर, मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस है सन का जो टेम्परेचर। कैसे? क्योंकि कंटिन्यूअसली जो है वो वहां न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है और जो हमें सूरज की रोशनी मिल रही है वो एक्चुअली यही वाली एनर्जी है। मेरी बात समझ आ गई? और अनकंट्रोल्ड जो एनर्जी होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। क्या कहते हैं? और इससे पहले आपने पढ़ा था बच्चों, अनकंट्रोल्ड एनर्जी जो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की, उसको आप कहते हैं एटॉमिक बॉम्ब। क्या कहते हैं? अच्छा, एक और बात, जो हाइड्रोजन बॉम्ब है ये ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू एटॉमिक बॉम्ब, बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब अगर आप एटॉमिक बॉम्ब अगर लेट्स सपोज 945 में ड्रॉप किया था अमेरिका ने जापान के ऊपर, तो सिटीज तबाह हो रहे थे। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है तो सिटी नहीं, कॉन्टिनेंट भी तबाह हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है ना ये बैंड है, दुनिया ने आपस में मशवरा किया हुआ कोई हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं बनाएगा। ये बात समझ आ गई? तो ये था न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें दो लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन होंगे और एक हैवियर न्यूक्लियस बनेगा और साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा, अब आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, जो कि आमतौर पे तमाम कंट्रीज कहते हैं कि हमें जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि हम जो है वो अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। तो ऑफिशियली तकरीबन 10 के करीब जो कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर पावर है, मतलब उनके पास सिस्टम मौजूद है जिससे वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंट्रोल मैनर में चला सकते हैं बाय मींस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। उनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर से वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को चला सकते हैं। और वो तमाम कंट्रीज ने स्टार्ट में यही कहा कि हम चाहते हैं एनर्जी। क्या चाहते हैं हम? और एनर्जी की तलाश में उन्होंने एटम बम बना लिया। बस हमारी मतलब जो कोई 10 के करीब एटॉमिक पावर्स हैं कंट्रीज, उसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर है लेकिन वो सिर्फ स्ट्रिक्ट है वहां तक बिजली बनाने के लिए बस। लेकिन जिसने एटॉम बम बनाया हुआ है उसने भी स्टार्ट में यही कहा था हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको और ज्यादा कन्वर्ट किया कि इसमें एटॉमिक बम में। ठीक है, अब यहाँ लिखा है न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस होती है जो कि इस्तेमाल हो रहा है प्रोड्यूस करवाने के लिए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को। कैसे? कंट्रोल मैनर में। मतलब जब चाहे न्यूक्लियर फिजन को हम रोक भी सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, तो कंट्रोल मैनर ऐसे आएगा। ठीक है, और आगे लिखा है एक चीज, पीसफुल बनना। सब लोग चाहते हैं कि हम एनर्जी चाहिए बस, बम नहीं चाहिए। ठीक है, अब न्यूक्लियर रिएक्टर के कुछ कंपोनेंट्स इसको हम समझेंगे बच्चों। पहला कंपोनेंट है फिजनेबल सब्सटेंस। फिजनेबल सब्सटेंस का मतलब होता है कि फिजन रिएक्शन चलाने के लिए उसका कोई फ्यूल होगा। तो आमतौर पे जो फिजनेबल सब्सटेंस हम यूज कर रहे होते हैं वो यूरेनियम है। क्या है वो? यूरेनियम। और यूरेनियम का U-92-235 ये आइसोटोप है जो कि फिजन रिएक्शन कर सकता है, लेकिन ये अर्थ के ऊपर
0.7% मौजूद है, मतलब टोटल यूरेनियम अगर मौजूद है अर्थ के ऊपर 100%, तो 0.7% से वो सिर्फ क्या है, ये वाला यूरेनियम है। और बाकी का जो 99% है वो U92-238 है। इसका मतलब उसको आपने कन्वर्ट करना होगा, U92-238 को आपने कन्वर्ट करना होगा इसमें, फिर रिएक्शन होगा। तो कंट्रीज के लिए ये भी एक चैलेंज है, जो चाहती हैं न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना, उसको पहले एक ऐसा रिएक्टर चाहिए होगा, एक ऐसा डिवाइस चाहिए होगा जो कि U92-238 को पहले कन्वर्ट करे, U92-235 में फिजनेबल बनाए, फिर वो फिजनेबल वाला फिजनेशन करे। इस बात समझ में आ रही मेरी? अब आते हैं नेक्स्ट, एक है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या होता है? मॉडरेटर बच्चों एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि रिएक्शन को स्लो कर सकता है। कैसे? आपको पढ़ाया था चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन में जो मेन जो पार्ट था वो न्यूट्रॉन का था। किसका था? न्यूट्रॉन का मेन पार्ट था ना। तो हम उस न्यूट्रॉन की एनर्जी को कम करेंगे, न्यूट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाएंगे। किससे? मॉडरेटर की मदद से। न्यूट्रॉन जो निकल रहे थे, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो निकल रहे थे, उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाएंगे ताकि अगला न्यूट्रॉन अगले रिएक्शन को देर से शुरू करवाए। तो इस तरह रिएक्शन शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? चेन रिएक्शन में आपको पता है पहला आपको प्रोजेक्टाइल देना है न्यूट्रॉन, उसके बाद ऑटोमेटिक जो है वो एक रिएक्शन से 3 न्यूट्रॉन मिल लेते हैं। फिर वो 3 न्यूट्रॉन 3 रिएक्शन स्टार्ट कर रहे थे, वो तो 3 रिएक्शन से 9 न्यूट्रॉन आ गए। तो 9 रिएक्शन से 27 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए, 27 न्यूट्रॉन है 27 रिएक्शन स्टार्ट हुआ। तो कंटिन्यूअसली न्यूट्रॉन तादाद बढ़ रही है और रिएक्शन तादाद क्या हो रही है? बढ़ रही है। हम चाहते हैं अगर दूसरा रिएक्शन देर से स्टार्ट हो तो उसके लिए एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन को स्लो करना होगा। तो कैसे कम होगा? लिखा है ना, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इज टू स्लो डाउन द हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन। तो वो कैसे कम होगा? हैवी वाटर से। बच्चों जहां भी रिएक्टर लगा है उसके आसपास पानी का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है, समंदर। कराची में भी आपको पता है एटॉमिक प्लांट मौजूद है जिसका नाम है कैनप। क्या नाम है? कैनप। ठीक है, तो उसके करीब हाउस में पानी बहुत है। ये बात समझ आ रही है? तो हैवी वाटर मॉडरेटर के तौर पे क्या होता है इस्तेमाल? हैवी वाटर मतलब खारा पानी, जो कि मॉडरेटर के तौर पे क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट, कंट्रोल मटेरियल। कंट्रोल मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कि आमतौर पे बोरॉन या कैडमियम है, जो हम यूज कर रहे होते हैं, जो क्या करता है? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब बताओ रिएक्शन स्टार्ट कौन कर रहा है? न्यूट्रॉन कर रहा है ना। अगर सारे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करवाने तो क्या होगा? रिएक्शन रुक जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं रिएक्शन को स्लो करना, मॉडरेटर। आप चाहते हैं रिएक्शन को बंद करना, कंट्रोल रॉड। ठीक है, तो मैंने बता दिया बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं हम, या हम इस्तेमाल करते हैं कैडमियम का, ताकि वो जो न्यूट्रॉन है उसको एब्जॉर्ब करवाएं और रिएक्शन को रोके। तो नेक्स्ट है बच्चा कूलेंट। कूलेंट क्या है कि जो आपका रिएक्टर है उसमें कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अगर उस एनर्जी को कंटिन्यूअसली बाहर ना निकाला जाए तो क्या होगा? एनर्जी जमा होती जाएगी और वो जो रिएक्टर होगा वो टूट जाएगा। ठीक है, बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। उसको बोलते हैं ना बॉयलर फट गया। क्यों? क्योंकि एनर्जी निकलने की जगह नहीं थी बाहर। ठीक है, तो रिएक्टर भी फट जाएगा अगर उसमें से एनर्जी कंटिन्यूअसली बाहर ना निकले। तो जो रिएक्टर होता है, जहां पे रिएक्टर के अंदर वो जगह जहां पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है उसको बोलते हैं कोर। उस कोर के अराउंड आप चैनल्स में कूलेंट को सर्कुलेट करवाते हैं। कूलेंट पानी भी हो सकता है और गैसेस हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, उसको आप सर्कुलेट करवाते हैं। वो एक्चुअली क्या करते हैं? उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और भाप बन के, अगर पानी यूज हो रहा है तो भाप बन के उड़ जाएगा, तो एनर्जी लेके बाहर चला जाएगा। तो वो जो भाप ऊपर जा रही होगी उसके ऊपर लगाया होगा टरबाइन। नेक्स्ट कंपोनेंट बच्चों कूलेंट। कूलेंट क्या है कि हम चाहते हैं कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है रिएक्टर में उसको बाहर निकाला जाए। तो हम क्या करते हैं? उस जगह पर जहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसके अराउंड पानी को क्या करें? सर्कुलेट करें। पानी हो सकता है या कोई भी गैस हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि हम यूज कर सकते हैं हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ कूलेंट, जो एनर्जी को कोर से बाहर निकाल दे। आमतौर पर पानी का इस्तेमाल होता है क्योंकि चीपर है ये। ठीक है, तो पानी क्या होता है कि पानी चैनल्स में सर्कुलेट हो रहा होता है अराउंड द कोर, और वो पानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके भाप बन के क्या होता है बच्चों? उड़ जाता है। और जब ऊपर जा रहा होगा तो टरबाइन के पर को क्या करेगा? घुमाएगा, और टरबाइन का पर घूमेगा तो कॉइल घूमेगा और जनरेटर में क्या रहेगी? बिजली प्रोड्यूस हो जाएगी। इस तरह से आप प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द रिएक्टर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों प्रोटेक्टिव शील्ड। अब जो रिएक्टर है ना उसके अराउंड हम बायोलॉजिकल शील्ड लगाते हैं
बायोलॉजिकल शील्ड किसी भी किस्म का एक तरीके से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो कि रिएक्टर के अराउंड जो रेडिएशन है ना उसको बाहर आने ना दे, जिससे एनवायरनमेंट में खतरा ना हो। तो बायोलॉजिकल शील्डिंग की जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, एक सबसे जबरदस्त जो है हमारे पास एलिमेंट है वो है लेड। लेड जो होता है, लेड की जो वॉल होती है ना उससे रेडिएशन पास नहीं हो सकती। तो इस तरह से हम जो है कोई एलिमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे रिएक्टर के अराउंड ताकि वो जो है वो जो रेडिएशन वो बाहर ना आ सके। तो इस तरह हमने क्या पढ़ा बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा आज और न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा आज। अच्छा बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक था वो था न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें हमने जिक्र किया एटम बम का। तो आपको पता है कि 1945 में अमेरिका ने एटम बम गिराया जापान के 2 शहर पर, एक था हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी, ठीक है। इन 2 शहरों पे अमेरिका ने जापान के बम गिरा दिया, ठीक है। मतलब डिफरेंस था 2-3 दिन के गैप से, ठीक है। एक पहले हिरोशिमा पे, फिर उसके 2-3 दिन बाद नागासाकी पे, ठीक है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट इतना था कि शहर ही तबाह हो गए और सारे लोग सेकंड्स में जो है वो जो जिस रेडियस में ये बम गिरा था उसके लेट्स सपोज 100 किलोमीटर के रेडियस में सारे लोग भाप बन के उड़ गए, ठीक है। और उनके शेडोज जो है ना वो आज भी महफूज है वहां पर, कि यहाँ पर ये शेडो था तो शेडो सिर्फ मौजूद था, बाकी कुछ भी मौजूद नहीं था। तो बच्चों, आज मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। इस बम गिरने के तकरीबन 6 दिन बाद जापान ने सरेंडर कर लिया, हम नहीं लड़ सकते। उन्होंने बोल दिया हम लड़ नहीं सकते, उन्होंने 6 दिन में सरेंडर कर दिया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। जापान जो है वो 1940s में चाहता था कि साउथ एशिया में जो लीडर हो ना वो जापान हो। 1940s की बात हो रही है। जापान के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, एयरक्राफ्ट थे उस टाइम पे, और अमेरिका नहीं चाहता था वो जापान जो है वो 1940s में जो है वो उस रीजन से बाहर हो निकले या और अपना असर रसूख इस्तेमाल करे आसपास के ममालिक पे। उसको चाहिए था ऑयल, जापान को चाहिए था ऑयल और जंगी सामान, जो कुछ वो बनाता था कुछ बाहर से लेता था, ठीक है। अमेरिका ने जापान पे सैंक्शंस लगा दिए, क्या कोई भी कंट्री जो है वो जापान को ऑयल सेल नहीं करेगा। तो कंट्रीज ने माना नहीं ऑयल सेल के। तो जापान ने कोशिश किया कि हम उस कंट्री पे जहाँ पर ऑयल मौजूद है उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए जापान को पता था कि अगर मैं उस मुल्क पे हमला करना है अगर मैंने, तो अमेरिकन बेसिस जो है ना वो करीब करीब होते हैं हर मुल्क के, पता है आपको। जैसे कतर में अमेरिका बेस मौजूद है ईरान पे हमला करने के लिए, तो अमेरिका होता बहुत दूर है, तो अमेरिका पहुंचना अगर पाकिस्तान से हमें 1 दिन लग जाएगा। तो अमेरिका ने पूरे मुल्क पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी है, अगर वो सुपर पावर है तो उसने हर तरफ अपने बेसिस बनाए हुए, नेवल बेसिस बनाए हुए हैं। तो उस टाइम पे अमेरिकन नेवल बेस मौजूद थी जिसका नाम था पर्ल हार्बर। क्या नाम था? पर्ल हार्बर के नाम से एक नेवल बेस मौजूद थी, एक बेस था पूरा फौजी अड्डा, जहां पर कोई 300 के करीब अमेरिकी जहाज एयरक्राफ्ट मौजूद थे। उस टाइम पे जापान ने खामोशी से पूरी बेस उड़ा दी, किसी को पता ही नहीं चला कि हमला होने वाला है। और वो हवाई का इलाका था जहां पर जो है वो ये पर्ल हार्बर मौजूद था, और जापान ने समझ लो खामोशी से अमेरिका की पूरी बेस उड़ा दी। 200-300 के करीब पूरे जहाज तबाह हो गए, जितने लोग थे 2500 के करीब वो भी मारे गए। अब बताओ, ये हम जो समझ रहे हैं कि जापान जो है वो बहुत शरीफ है, आजकल लोग समझते हैं, ठीक है, वो भाई उस टाइम पे ये लीडर बनना चाह रहा था और अमेरिका ने सबक सिखाया इसे। और इस बम के बाद लोग समझ गए, पूरी दुनिया समझ गई कि लीडर एक ही है, कौन? अमेरिका, जिसके पास एटम बम भी मौजूद है और उसने इस्तेमाल भी किया हुआ है। ये बात हमारी है। उसके बाद किसी मुल्क पे टेस्ट नहीं हुआ ये एटम बम, क्योंकि सबको पता था कि एटम बम गिरने का मतलब है तबाही। मेरी बात समझ आ रही है आप लोग? तो हमारा टॉपिक था आज न्यूक्लियर फिजन, तो हमने कहा इसको भी एक आपको आइडिया देते हैं कि भाई जापान के ऊपर अमेरिका ने बम क्यों गिराया, ठीक है।